हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम कुछ और न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करेंगे जो कि संधारित्र वाले चैप्टर से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है आपके पास। धातु के दो आवेशित गोलों की त्रिज्याएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गोले पर 150 माइक्रोकूलाम का धनावेश है। किसी चालक तार द्वारा दोनों गोलों को जोड़ दिया जाता है। गणना कीजिए, जोड़ने के पश्चात गोले का उभयनिष्ठ विभव तथा प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा क्या होगी। ठीक है, ये आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए, हम क्या करते हैं, फिर से वही कि हम क्या करेंगे कि क्वेश्चंस को पार्ट में पढ़ना शुरू करेंगे। जो जो हमें दे रखा है वो ध्यान देते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि दो आवेशित गोले हैं जिनकी त्रिज्याएं दे रखी है 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दो गोले हैं, तो दोनों गोलों की त्रिज्याएं, मान लो एक गोले की त्रिज्या R1 इक्वल टू कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर, और दूसरा गोला है उसकी त्रिज्या दे रखी है R2 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। और क्या बोल रहा है कि प्रत्येक गोले पर 150 माइक्रोकूलाम का धनावेश है। कि मतलब कि एक गोला अगर ये है जिसकी त्रिज्या R1 है और दूसरा गोला अगर ये है और इसकी त्रिज्या अगर R2 है, ठीक, तो इन दोनों पर आवेश की मात्रा, मतलब इस गोले पर इन दोनों गोले पर आवेश की मात्रा दे रखी है आपको कितनी, 150 माइक्रोकूलाम, है ना। तो आवेश की मात्रा कितनी दे रखी है 150 माइक्रोकूलाम। लिख देंगे हम Q1 इक्वल टू, लिख दो 150 माइक्रोकूलाम, और Q1 और Q2 दोनों बराबर दे रखे हैं, तो Q2 इक्वल टू भी 150 माइक्रोकूलाम। ठीक है, इसके बाद क्या हो रहा है, चालक तार द्वारा दोनों गोलों को जोड़ दिया जाता है। किसी चालक तार द्वारा, मतलब ये कोई दो गोले हैं और इन दोनों गोलों को एक चालक तार की सहायता से, इस तार की सहायता से ऐसे जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पर उन गोलों पर जोड़ने के पश्चात गोले का उभयनिष्ठ विभव निकालना है। ठीक है, पहला क्या निकालना है, गोले का उभयनिष्ठ विभव, ध्यान रहेगा। ठीक, अब देखो आपकी त्रिज्या दे रखी है किस में, सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर किस पद्धति का मात्रक है, सेंटीमीटर है आपका किस पद्धति का, सेंटीमीटर आ जाता है आपके पास सीजीएस पद्धति का। तो आप एमकेएस पद्धति में बदलोगे इसे, तो 15 सेंटीमीटर को आप क्या करोगे, मीटर में परिवर्तित करोगे। तो 15 सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो कितना हो जाएगा, 15 गुणा 10 की घात -2 मीटर, है ना, हो जाएगा। क्योंकि 1 सेंटीमीटर में क्या होते हैं, 1/100 मीटर होते हैं। या मैं बोलता हूं कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 की घात -2 मीटर। ठीक है, ये होता है। तो आपने क्या कर दिया, 1 सेंटीमीटर की जगह पे 10 की घात -2 मीटर लिख दिया। तो 15 गुणा के 10 की घात -2 मीटर। R2 इक्वल टू क्या जाएगा, 10 गुणा के 10 की घात -2 मीटर। माइक्रोकुलाम को कुलाम में बदल सकते हो, तो क्या हो जाएगा 150 गुणा के 10 की घात 6 कुलाम। वैसे ये भी 150 गुणा 10 की घात 6 कुलाम। ठीक, जोड़ दिया जाता है। तो उभयनिष्ठ विभव आपने निकालना है। उभयनिष्ठ विभव क्या होता है, सूत्र याद है आपको, क्या होगा, V इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2 होता है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और कैसे निकालते थे ये मैंने आपको बताया है ना। ऊर्जा संरक्षण के नियम से भी हम निकाल सकते हैं इसे, ये मैंने आपको कैसे बता रखा है। इससे पहले जो डेरिवेशंस आपको कराए हैं उभयनिष्ठ विभव ऊर्जा ह्रास वाले, वहां पे आपको मिल जाएगा कि इस तरीके से ये सूत्र आता है। ठीक, तो अब आप क्या करोगे कि यहाँ पे Q1 और Q2 का मान रख दोगे। Q1 Q2 तो आपको दे ही रखा है, उभयनिष्ठ विभव निकालना है। C1 और C2 का मान रख दोगे, पर लेकिन C1 और C2 की वैल्यू आपको यहाँ पर नहीं दी है। तो नहीं दी है तो इसका मतलब आपको C1 और C2 की वैल्यू को निकालना पड़ेगा, है ना। तो C1 और C2 क्या होगा, धारिताएं, दोनों गोलों की धारिताएं। तो धारिता का सूत्र क्या होता है, गोले हैं तो गोले की धारिता, चालक गोले की धारिता का सूत्र क्या होता है, C इक्वल टू 4πε0 R। तो पहले गोले की, ये पहला गोला है तो, और जिसकी त्रिज्या R1 है, तो इसकी धारिता का सूत्र क्या हो जाएगा, C1 इक्वल टू 4πε0 R1। ठीक, इसी प्रकार से दूसरा गोला, आप मान लो ये कोई दूसरा गोला है जिसकी त्रिज्या क्या दे रखी है, R2 है। तो इस तीसरे गोले के लिए, इस दूसरे गोले के लिए क्या हो जाएगा, C2 इक्वल टू 4πε0 R2। अब इसके बाद क्या करो, आप C1 और C2 की वैल्यू निकाल सकते हो। देखो R1 R2 आपको दे रखा है, 4πε0 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹।
तो 4πε0 की क्या होगी, इसका उल्टा 1/9 × 10⁹ तो वो रख दोगे तो देखो C1 इज इक्वल टू आप किस तरीके से निकाल सकते हो, C1 इज इक्वल टू हो जाएगा 4πε0 की जगह क्या हो जाएगा 1/9 × 10⁹ इंटू R1 की वैल्यू कितनी है 15 गुणा गया 10⁻²। ठीक, इसको सॉल्व कर दो तो सॉल्व कर दो क्या हो जाएगा 15/9 गुणा 10⁻² ऊपर है, -2 आपने लिख दिया, 10⁻9 है यहाँ, ये 10⁻9 जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी 10⁻−9 हो जाएगा। तो इसको अगर आप पूरा सॉल्व कर दो तो क्या हो जाएगा 15/9 गुणा 10⁻11। ठीक है, 9 2 11 -11 हो जाएगा। ठीक, तो C1 आपका निकल गया। अब C2 निकाल सकते हो किसी प्रकार से, तो C2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C2 इज इक्वल टू V हो जाएगा 1/9 × 10⁹ इंटू R2। 4πε0 की जगह पे तो आपने ये लिख दिया, और R2 की जगह पे क्या हो जाएगा 10 × 10⁻², तो 10 × 10⁻²। इसको अगर आप ऐसे लिख दो तो 10/9 हो जाएगा, इंटू क्या बचा 10⁻²। ठीक है, तो 10⁻², ये 10⁻9 नीचे है, ऊपर जाएगा तो -9 हो जाएगा, ये जाएगा 10/9 × 10⁻11। ठीक है, धारिता निकल गई। धारिता का मात्रक होता है फैराड, तो आप इसे फैराड में लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप इसके बाद क्या कर सकते हो, उभयनिष्ठ विभव को निकाल सकते हो। उभयनिष्ठ विभव क्या था, V इज इक्वल टू Q1 + Q2 C1 + C2 था, तो इसमें आप रख सकते हो। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q1 + Q2। Q1 की वैल्यू क्या देखिए 150 माइक्रोकूलम, मतलब 150 गुणा के 10⁻⁻6। Q2 की वैल्यू भी सेम वही थी, तो क्या हो जाएगा प्लस 150 गुणा 10⁻⁻6 150 × 10⁻6 डिवाइडेड बाई C1 + C2। C1 की वैल्यू कितनी आई 15/9, तो आप लिख सकते हो C1 की जगह 15/9 गुणा 10⁻11 प्लस C2 की वैल्यू कितनी आई 10/9, तो 10/9 गुणा 10⁻11 ये आप लिख सकते हो। ठीक, इसके बाद अब आप देखो यहाँ पे 10⁻⁻6 है, यहाँ पे भी 10⁻⁻6 है, तो 10⁻⁻6 आप बाहर लिख सकते हो, कॉमन ले सकते हो। तो 10⁻⁻6 आपने बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 150 और ये भी 150, तो 150 और 150 को अगर आप जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। अब नीचे देखो यहाँ क्या है 10⁻⁻1 11 और यहाँ क्या 10⁻⁻11, तो 10⁻⁻11 आपने बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बच जाएगा 15/9 धन 10/9। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर दो। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, देखो 300 गुणा आ गया 10⁻⁻6 ऊपर है, नीचे क्या हो जाएगा 9 हर समान हो जाए, हर समान तो है ही, तो क्या हो जाएगा 15 और 10 25, तो 25/9 गुणा 10⁻⁻11। ठीक, इसके बाद अगर हम इसे सॉल्व करें, ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं हम इसे हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो सॉल्व कैसे कर सकते हैं हम, इसे लिख सकते हैं हम 300 गुणा ये 9 ऊपर चल जाएगा बटे 25। ठीक है, 300 गुणा 9 बटे 25 हो जाएगा, गुणा 10⁻⁻6 यहाँ था, तो 10⁻⁻6 ऐसे रहने दिए, ऊपर चल जाएगा 10⁻⁻11, 10⁻⁻11 अगर ऊपर चल जाएगा तो +11 हो जाएगा, यहाँ पे ये हो गया +11। तो यहाँ पर कितना आ गया आपके पास 300 गुणा 9 बटे 25। एक काम करो आप इसको यहाँ पे काटो जरा, जितना कट रहा है उसे हम काट देते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो 5 पंजे 25 और 60 पंजे 300। ठीक है, 60 पंजे 300 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर आप काट दोगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, यहाँ अब आप क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ पे आप लिख सकते हो 5 पंजे 25 और 60 पंजे 300 और 12 पंजे 60, ये 12 है, ये 12 पंजे 60 हो गया, तो 12 गुणा के 9 बच गया। यहाँ कितना बच गया 12 गुणा के 9 बच गया, यहाँ 12 गुणा के 9 और गुणा
10 की घात -6 और +11 कितना होगा 10 की घात 5। कितना हो गया यहाँ 10 की घात 5। ठीक है, इसको अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, इस वाली चीज़ को अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, इस तरफ पे लिख दूँ, तो कितना हो जाएगा देखो 12 नंबर 108, तो 108 गुणा 10 की घात 5। ठीक है, या मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि 10.8 गुणा 10 की घात 6। ठीक है, इस प्रकार से भी मैं इसे लिख सकता हूँ। ठीक, तो इस तरीके से ये तो आपके पास आ गया उभयनिष्ठ विभव, और विभव है तो विभव का मात्रा क्या होता है वोल्ट, तो ये आंसर किस में आ जाएगा हमारा वोल्ट में। ठीक, तो ये वाला पार्ट आपका हो गया कि जोड़ने के पश्चात गोले का उभयनिष्ठ विभव क्या होगा, तो उभयनिष्ठ विभव आपने निकाल दिया। चलिए अब देखो इसके बाद है इसका अगला पार्ट कि प्रत्येक जो आपके पास ये गोला दिया है, इस प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा निकालनी है, आवेश की मात्रा हमने निकालनी है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमारा होगा कि गोले का उभयनिष्ठ विभव हमने निकाल दिया। अब इसके बाद आते हैं कि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा कितनी होगी। ठीक है, अब आपको पता है कि जब ये दो गोले हैं, माना इन दो गोलों को जब आप एक पतली सी वायर की सहायता से इसे आपस में जोड़ दे रहे हो, तो इससे क्या हो जाता है कि आवेश का स्थानांतरण होना प्रारंभ हो जाता है एक गोले से दूसरे गोले में। तो एक गोले से दूसरे गोले में स्थानांतरण हो जाता है तो क्या हो जाता है, वहां पे आवेश की मात्रा क्या है, कम या ज्यादा बढ़ जाती है या घट जाती है ना। तो आवेश की मात्रा कितनी बचेगी, आपको पता है कि जब आप इसको जोड़ दोगे तो आवेश का जब ट्रांसफर होगा तो आवेश की मात्रा क्या होगी, जो Q1 डैश होगा माना, वो क्या होगा C1V, क्योंकि क्या होता है Q इक्वल टू सी भी होता है, ये तो आपको पता है ना, Q इक्वल टू क्या होता है CB। अब यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं कि Q1 डैश मतलब जोड़ने के पश्चात जो उस पर बची हुई आवेश की मात्रा है वो Q1 डैश है, और किस संधारित्र से, वो C1 धारिता वाले जो संधारित्र था या चालक गोला था उससे। और जोड़ने के पश्चात आवेशों का ट्रांसफर तब तक होता रहता है जब तक कि उन दोनों का विभव समान न हो जाए, अर्थात उभयनिष्ठ विभव, जो कि हमने इससे पहले निकाल चुके हैं। क्या निकाला था हमने 108 गुणा 10 की घात 5 वोल्ट जो हम निकाल चुके हैं, या हमने बोला था कि 10.8 गुणा गया 10 की घात 6 वोल्ट। ये क्या था, ये उभयनिष्ठ विभव था। ठीक, C1 हमारे पास है ही, C1 हमने निकाला ही है। ठीक है, तो देखो Q1 डैश क्या होगा, आवेश की मात्रा, पहले गोले पर आवेश की कितनी मात्रा बचेगी, Q1 डैश इज इक्वल टू C1। C1 कितना दे था, धारिता C1 निकाली थी हमने, तो C1 कितना था आपके पास 15/9 गुणा 10 की घात -11 था ना, इससे पहले यही तो कह रहा था C1 निकाल दे था, इंटू V कितना है, V आपके पास दे रखा है 10.8 गुणा 10 की घात 6, ये दे रखा है 10.8 गुणा 10 की घात 6। इसको अगर आप सॉल्व कर दो तो आप आसानी से यहाँ पे निकाल सकते हो। ठीक है, आसानी से आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व करके निकाल सकते हो। ठीक, अब किस तरीके से हम इसे निकाल सकते हैं, देखो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये कट रहा है, ये क्या हो गया 5 तियां 15 3 तियां 9। ठीक है, 5 तियां 15 3 तियां 9 करके कट रहा है, तो ये हो जाएगा कितना 5/3 गुणा 10 की घात -11, और यहाँ क्या हो गया गुणा 10.8 गुणा 10 की घात 6। ठीक, इसको अगर आप सॉल्व करो 10.8 और 3, ठीक है, इसको आप सॉल्व करो तो कितना आएगा, काट के अगर आप इसे काट दोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, इसको सॉल्व करो, है ना, तो इसको अगर आप सॉल्व कर दोगे तो कितना आएगा, देखो 3 तियां 9, है ना, 3 तियां 9, तो बच क्या गया 18 बच गया, है ना, तो 6 तियां 18 3.6 आ जाता है ना डिवाइड करना, 10.8 है, इसमें से 3 का भाग अगर आप दोगे तो कितना होगा 3 तियां 9, और 10 में से 9 गया 1.8, दशमलव आपने यहाँ लगा दिया, है ना, तो 6 तियां 18 3.6, तो इसको अगर आप काट दोगे तो 3.6 तो आएगा, तो 3.6 हो गया, तो 5 गुणा गया हो जाएगा, ये कट गया इससे, तो 5 गुणा गया 3.6 गुणा 10 की घात -11 और 10 धन 6 हो जाएगा। आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो 3.6 के साथ अगर आप 5 का गुणा करोगे
ठीक है, 3.6 के साथ अगर आप 5 का गुणा करोगे तो ये कितना आएगा आपके पास, देखो 6 पंजे 30, हाथ से लगी 3, 5 दिया 15, 15 और 3 18, 18.0 गुणा 10 की घात कितना हो गया यहाँ पे -5। ठीक है, तो ये Q1 डैश क्या हो गया, 18 गुणा के 10 की घात -5 कूलाम बच गया। ठीक, अगर आप इसे माइक्रो कूलाम में परिवर्तित करना चाहें तो माइक्रो कूलाम में आप परिवर्तित करोगे तो यहाँ पे आएगा -6 आना चाहिए ना यहाँ पे, तो -6 आने के लिए हम क्या करते हैं 10 का गुणा ऊपर 10 का गुणा नीचे कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 180 गुणा के 10 की घात -6 कूलाम, और यह हम इसे लिख सकते हैं 180 माइक्रो कूलाम। तो ये आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ गया तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि क्या ऑप्शन दिया है, और अगर आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप यहां तक भी सॉल्व कर दो तो तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहां तक भी अगर आप कर दोगे। इसके बाद अब देखो आप अगला है इसमें, ये तो आपने एक गोले के लिए निकाला था। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप देखो कि दूसरे गोले के लिए अगर हम निकालें तो दूसरे गोले पर आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी, Q2 डैश इज इक्वल टू C2 भी, सेम इसी तरीके से C1 भी लिखा यहाँ C2 भी, तो Q2 डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C2 कितना है, C2 निकला था इससे पहले हमने निकाला था, वो क्या निकाला था 10/9 गुणा 10 की घात -11 गुणा आ गया V। उभयनिष्ठ विभव कितना निकाला था, उभयनिष्ठ विभव हमने निकाला था यहाँ पे कितना 10.8 गुणा के 10 की घात 6, या मैं बोलूँ 108 गुणा के 10 की घात 5, जिसको चाहो उससे करो। तो इससे पहले मैंने 10.8 से करा, इस बार मैं जरा ऊपर वाला रख के देखता हूँ, देखो कितना सरल हो जाएगा अगर मैं 108 रख दूँ यहाँ पे, 108 गुणा गया 10 की घात 5 रख दो, देखो कितना सरल हो जाएगा। देखो कैलकुलेशन 12 नम्मा 108 हो गया, तो Q2 डैश इज इक्वल टू देखो 10 और 12 120 गुणा गया 10 की घात -11 गुणा 10 की घात 5, तो 120 गुणा 10 की घात -11 धन 5, तो 120 गुणा 10 की घात -6 Q2 डैश आ गया कूलाम, और इसको मैं लिख सकता हूँ 120 माइक्रो कूलाम। तो आप यहाँ पे सीधा सा देख सकते हो कि किससे मेरी वैल्यू सरल आई, 108 रखने से सरल आई ना, कैलकुलेशन फटाफट हो गई। ठीक है, तो वो आप पे डिपेंड करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप निकाल सकते हो कि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा कितनी होगी, एक पर होगी 180 माइक्रोकूलाम और एक पे होगी 120 माइक्रोकूलाम। उभयनिष्ठ विभव कितना होगा, 108 गुणा के 10 की घात 5 वोल्ट बोलो या 10.8 गुणा के 10 की घात 6 वोल्ट बोलो, ये उभयनिष्ठ विभव होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद चलते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसके बाद अब अगला क्वेश्चन देखो आप, क्या दे रखा है कि एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरड है, जब इसकी प्लेटों के बीच की दूरी की 3/4 मोटाई की के प्रायतांक की प्लेट रखी जाती है, तब संधारित्र की धारिता 4 माइक्रोफैरड हो जाती है। के का मान ज्ञात कीजिए जहां प्लेटों तथा प्रावजित प्लेट का क्षेत्रफल समान है ना। तो आप इसको अब फिर से वही पार्ट में पढ़ना शुरू करो कि एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता, तो धारिता दे रखी है आपको किसकी, समांतर प्लेट वायु संधारित्र की। ठीक है, तो समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता आपके पास क्या दे रखी है, 2 माइक्रोफैरड दे रखी है। ठीक है, तो समांतर प्लेट जो वायु संधारित्र है जिसे हम क्या कहते हैं C0, उसकी धारिता आपको दे रखी है 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, जब इसकी प्लेटों के बीच, अब क्या बोल रहा है कि जब इसकी प्लेटों के बीच की दूरी की 3/4, जब इसकी प्लेटों के बीच बोल रहा है, देखो ये कोई संधारित्र है, ठीक है, और इस संधारित्र की धारिता दे रखी है 2 माइक्रोफैरड, और वो बोल रहा है कि जब इसकी प्लेटों के बीच, इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी मान लिया आपने कि d है। ठीक है, तो बोल रहा है कि प्लेटों के बीच की दूरी की 3/4 मोटाई की, प्लेटों के बीच की दूरी की 3/4 मोटाई की, मतलब 3/4 मोटाई की के प्रायतांक की पट्टिका रखी है, कि जो आपको टी दे रखा है, जो पट्टिका की मोटाई दे रखी है वो कितनी है, प्लेटों के बीच की दूरी डी है, इसकी 3/4,
ठीक है, ये क्या दे रखा है कि इनके बीच की दूरी की 3/4 मोटाई की के प्रावृत्तांक की पट्टी रखी है। ठीक है, तो के प्रावृत्तांक की पट्टी रखी है, वो मोटाई आपको टी इक्वल टू क्या देगा 3d/4। अब वो बोल रहा है कि प्रावृत्तांक की प्लेट रखी जाती है तब संधारित्र की धारिता 4 माइक्रोफैरड हो जाती है। उस कंडीशन में एक संधारित्र की धारिता मतलब जब आप इसको टी मोटाई की प्रावृत्तांक पट्टिका, इतनी मोटाई की प्रावृत्तांक पट्टिका रख देते हो, तो उस संधारित्र की धारिता उस कंडीशन में कितनी हो जाती है 4 माइक्रोफैरड। ठीक है, के का मान ज्ञात कीजिए जहां प्लेटों का तथा प्रावृत प्लेट का क्षेत्रफल समान है। के का मान निकालना है हमने। ठीक है, जहां पर प्रावृत प्लेट तथा प्लेटों का क्षेत्रफल बराबर दे रखा है। तो अब आप इसके बाद कैसे कर सकते हो, देखो आपको पता है कि दे रखा है समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता। तो समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता मान लिया आपने सी नॉट इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, और ये सी नॉट क्या होता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, वायु संधारित्र की धारिता होती है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टी। ये तो आपको पता है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टी होती है। और टी मोटाई के प्रावृत्तिक पट्टिका अगर आप रख दें तो उस संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या हो जाता है बताओ, वो हो जाता है आपके पास एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के होता है यही। ठीक है, ये पीछे मैंने आपको डेरिवेशन करा रखा है। तो अब आप देखो यहां पर क्या बोल रहा है, सी नॉट आपको दे रखा है, तो इस सी नॉट की वैल्यू आप अगर यहां पे रख दोगे तो क्या होगा, इसका मतलब कि ये क्या है 2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक है, 2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अब इसके बाद आप क्या करोगे कि आप क्या करते हो, एप्सिलॉन नॉट ए इज इक्वल टू अगर निकालते हो तो एप्सिलॉन नॉट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2d हो जाएगा। तो आप एप्सिलॉन नॉट ए की वैल्यू यहाँ रख सकते हो, तो रख दो यहाँ पे। सी की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है टी मोटाई के 4 माइक्रोफैरड, यहाँ आपने 4 रख दिया। एप्सिलॉन नॉट ए की जगह पे क्या हो जाएगा 2d आ जाएगा। ठीक, और क्या दे रखा है आपको d माइनस टी, टी की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 3d/4 प्लस टी, टी की वैल्यू की जगह पे आप रख सकते हो यहाँ पे 3d/4 के, ये आपने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब आप देखो इसके आगे हम इसको सॉल्व करें अगर, तो कैसे सॉल्व हो सकता है, देखो 4 इज इक्वल टू हो जाएगा क्या 2d। नीचे वाले टर्म में देखो d क्या कॉमन निकल रहा है, देखो यहाँ भी d है, यहाँ भी d है, यहाँ भी d है, तो इस d को आप कॉमन निकाल दो बाहर। तो d अगर कॉमन निकाल दोगे बाहर तो अंदर क्या हो जाएगा 1 माइनस ये d बाहर आ गया, ये d बाहर आ गया तो यहाँ क्या हो जाएगा 3/4 बच जाएगा। ये वाला d यहाँ से बाहर आया तो यहाँ क्या बच जाएगा प्लस 3/4 के, ये बच जाएगा। d से d कट गया, d से d कट गया। और इसके बाद अगर आप इस 2 को इधर ले जाओगे तो 4/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/1 माइनस 3/4 प्लस 3/4 के। ठीक, इसको अगर आप डिवाइड कर दो तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 तो 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/, इसको अब आप सॉल्व कर दो, देखो 1 माइनस 3/4। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करें तो 4 1 जा 4, 4 माइनस 3 1, तो 1/4 इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस 3/4 के। अब इसके बाद आप क्या करो, इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करो, इस समीकरण को सॉल्व करो, इस वाली को। ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व कर देते हो तो कैसे हो जाएगा, देखो आप जरा इस पूरे वाला जो टर्म है इसको इधर गुणा कर दो जरा। ठीक है, तो इसका आप गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा 2, यहां हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4 के इज इक्वल टू 1। अब इसके बाद आप अगर इसको सॉल्व कर दो तो सॉल्व करोगे तो कैसे हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2/4 मल्टीप्लाई कर दो 2/4 प्लस 3 2 जा 6, 6/4 के इज इक्वल टू 1। 2/4 को इधर ले जाओ या इसको पहले सॉल्व कर दो तो 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2, इस 1/2 को अगर इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा 6/4 के इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2। तो 6/4 के इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 गया तो 1/2 बच गया। इसको आप क्या करो 4 के का
इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2 का इधर कर दो, 6 दूना 12 बराबर 4k। और k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ 12/4 बराबर 3। तो यहाँ पर k का मान क्या निकल गया 3 निकल गया। तो यही तो हमने निकालना था कि k का मान ज्ञात कीजिए, तो अतः k का मान कितना होगा 3 होगा। तो आया आपको समझ में कैसे हमने इस न्यूमेरिकल को करा। तो आपको करना क्या है, न्यूमेरिकल करने का सीधा सा सबसे सरल उपाय क्या है कि आपको क्वेश्चन को पढ़ना है पार्ट में और एक एक करके पढ़ना है। जो जो पढ़ना है, जितना आप पढ़ोगे वो आपको लिखते जाना है कि दिया क्या क्या है। जब आपको ये पता लग जाए कि दिया क्या है तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को सरलता से कर सकते हो। सीधे फॉर्मूला लगाना है और फिर आसानी से हो जाता है। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, देखो इसके बाद अब अगला क्वेश्चन है आपके पास कि देखो क्या है कि 25 माइक्रोफैरड तथा 100 माइक्रोफैरड के दो संधारित्र 120 वोल्ट के स्रोत से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, तो पार्ट में पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, फटाफट करते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है कि 25 माइक्रोफैरड और 100 माइक्रोफैरड के दो संधारित्र। तो एक संधारित्र दे रखा है C1 इज इक्वल टू आपको 25 माइक्रोफैरड का, और दूसरा संधारित्र आपको दे रखा है C2 इज इक्वल टू 100 माइक्रोफैरड का। ठीक है, ये दोनों स्रोत श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं 120 वोल्ट के। तो देखो एक संधारित्र ये है और दूसरा संधारित्र ये है। ठीक है, और वो क्या बोल रहा है कि ये दोनों संधारित्र क्या है श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में ऐसे जुड़ता है, ये C1 है ये C2 है, और कितने स्रोत से जुड़े हैं, ये है आपके पास 120 वोल्ट, 120 वोल्ट के सोर्स से जुड़े हुए हैं ये। ठीक, तो सोर्स क्या है इसमें 120 वोल्ट, फी कितना दे रखा है 120 वोल्ट। ठीक है, तो आगे क्या दे रखा है कि उन्हें उनके आवेशों को अपरिवर्तित रखते हुए अलग अलग करके, ठीक है, उन्हें उनके आवेशों को अपरिवर्तित रखते हुए अलग अलग करके परस्पर समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। ठीक, आवेशों को हमने परिवर्तित नहीं करना है और उन आवेशों को अपरिवर्तित करके आप समांतर क्रम में जोड़ दो। ठीक है, क्या करना है कि समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। ठीक है, तो समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है तो प्रत्येक संधारित्र में सिरों के बीच में विभवांतर ज्ञात करना है। पहला पार्ट हम पूरा करते हैं। ठीक है, तो समांतर क्रम में अगर हम जोड़ दें तो उनके प्रत्येक संधारित्र में सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करते हैं। तो इस पहले पार्ट को करते हैं। तो पहले देखो, पहले क्या बोल रहा है कि श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, तो पहले श्रेणी क्रम वाला करो। तो श्रेणी क्रम के लिए तुल्य धारिता का सूत्र क्या होता है 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। तो 1/c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/c1 आपके पास दे रखा है 1/25 धन 1/100। ठीक है, 1/25 धन 1/100। इसके बाद एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम अगर आप लेते हो तो इसका एलसीएम आ जाता है 100। तो 100 बटे कितना हो जाएगा 25 चक्कू 100 प्लस 1, तो 5/100। और इसको अगर आप डिवाइड कर दो, काट दोगे तो 20 हो जाएगा। तो 1/20। तो C इज इक्वल टू क्या हो गया, C इज इक्वल टू आपके पास आ गया 20 माइक्रोफैरड। C निकल गया। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की मात्रा निकालनी, या फिर आपको बोलना है कि आवेश कितना था, है ना, क्योंकि आवेशों को अपरिवर्तित रखते हुए मतलब आवेश पता होना चाहिए ना आपको पहले। तो आवेश पता होना चाहिए तो आवेश निकालते हैं। ठीक है, तो आवेश निकालोगे तो क्या होगा Q इज इक्वल टू C भी, और C की वैल्यू क्या दे देखिए 20 माइक्रोफैरड। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 गुणा भी की वैल्यू कितनी दे रखी है 120 बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 दूना 24। तो 2400 ये क्या था 20 किस में था माइक्रोफैरड में था। तो ये 2400 क्या होगा कुलाम में होगा, नहीं किस में होगा माइक्रो कुलाम में। 2400 माइक्रो कुलाम, क्योंकि माइक्रोफैरड में थी धारिता तो ये माइक्रो कुलाम में आवेश हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो आप आवेश आपने निकाल दिया। अब आगे का पढ़ो, आवेशों को अपरिवर्तित रखते हुए कि आवेश को आपने परिवर्तन नहीं करना है। ठीक है, कि 2400 है तो 2400 ही रहेगा आवेश की मात्रा दोनों संधारित्र पे। ठीक है, अपरिवर्तित रखते हुए अलग अलग करके परस्पर समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। तो अब आप अगर क्या करो इस संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ दो, तो इन समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, तुल्य धारिता C डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये C1 प्लस C2। अब इन्हीं संधारित्र को आप क्या कर रहे हो समांतर क्रम में जोड़ो, तो समांतर क्रम के लिए क्या होता है C1 प्लस C2। C1 कितना दे रखा है 25
और ये कितना दे रखा है 100, तो कितना हो जाएगा 125 माइक्रोफैरड। ठीक है, और कुल आवेश इन पे कितना आवेश हो जाएगा, कुल आवेश कितना हो जाएगा, एक पे 2400 है तो दो पे क्या हो जाएगा 4800, है ना। 2400 प्लस 2400 बोलूं मैं, या 2400 गुणा गया 2 बोलूं तो क्या हो जाएगा 4800, दो की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अपरिवर्तित रखते हुए प्रत्येक संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। क्या करना है, संधारित्र के बीच के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। ठीक है, और विभवांतर का सूत्र क्या होता है, विभवांतर का धारिता और आवेश के साथ क्या संबंध होता है, V = Q/C। तो कुल आवेश कितना निकला 4800, और कुल धारिता कितनी निकली, जब आप इसको क्या कर रहे हो समांतर क्रम में जोड़ रहे हो। ठीक है, तो समांतर क्रम में जब जोड़ते हैं तो विभवांतर समान रहता है, तो आपको पता है 4800 बटे कितना होगा 125। ठीक है, इसके बाद जब आप इसे सॉल्व करोगे, ठीक है, इसको आप पूरा सॉल्व करोगे और सॉल्व करके जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 38.4 क्या वोल्ट, कि आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 38.4 वोल्ट आ जाएगा। विभवांतर इस तरीके से आप निकाल सकते हो, प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर कितना होगा 38.4 वोल्ट, कि इस संधारित्र की प्लेट के बीच भी 38.4 वोल्ट और इसके बीच में भी 38.4 वोल्ट का विभवांतर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो दूसरा पार्ट है इसका, इस प्रक्रिया में ऊर्जा हानि निकालनी। तो ऊर्जा हानि निकालने वाला छोड़ रहा हूं मैं आपके पास के लिए कि इसको आप निकालोगे। कैसे निकालोगे, देखो क्योंकि इसका जो पार्ट है ना ये ऊर्जा हानि वाला, ये मैंने इससे पहले आपको करा चुका हूं, सेम उसी की तरह इसने होना है कि ऊर्जा हानि किस तरीके से निकालते हैं। तो पार्ट थर्ड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन का जो पार्ट थर्ड था उसके अंतर्गत में इसको पढ़ा चुका हूं। तो यहां पे थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि किस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखो आप क्या करोगे कि संधारित्रों में प्रारंभिक ऊर्जा निकालोगे पहले। तो संधारित्रों में प्रारंभिक ऊर्जा मतलब जब आपने इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा है तो उस टाइम की ऊर्जा निकालेंगे। तो U1 = हाफ CV²। तो C कितना निकला था उस टाइम पे 20, तो C की जगह पे रख दोगे आप 20, और V कितने स्रोत से जोड़ रहे थे आप उसे, उस टाइम पे जोड़ रहे थे आप उसे 120 वोल्ट से जोड़ रहे थे, 120 वोल्ट है, तो V की जगह पे क्या हो जाएगा 120 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे 1/2 गुणा 20 गुणा 120 का होल स्क्वायर, तो U1 निकल जाएगा आपका। ठीक है, और संधारित्रों की अंतिम ऊर्जा मतलब आप क्या कर रहे हो, इसके बाद इन्हें समांतर क्रम में जोड़ रहे हो। ठीक है, तो समांतर क्रम में जोड़ रहे हो तो उसके लिए U2 = क्या हो जाएगा हाफ C2V²। तो C2 कितना है, C2 आपको पता है 125 माइक्रोफैरड, तो आप यहाँ पे 125 गुणा के 10⁻⁻6 रख दोगे। और V कितना है उस टाइम पे 38.4 था, तो आप 38.4 रख सकते हो। तो क्या बोला मैंने कि 125 गुणा 10⁻⁻6 गुणा 38.4 का होल स्क्वायर कर दोगे हाफ, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके आपके पास अंतिम ऊर्जा निकल जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पे जो था ना ये C 20 माइक्रोफैरड था, माइक्रोफैरड को फैरड में बदलना पहले, तो यहाँ पे 20 गुणा 10⁻⁻6 होगा। और U1 और U2 जब आप निकाल लोगे तो ऊर्जा हानि आपको पता है कि डेल्टा U = होता है U2 - U1 या U1 - U2। ठीक है, U1 - U2 आप जब करोगे, U1 - U2 करके जो आपके पास आंसर आ जाएगा वो ऊर्जा हानि होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे और इसका जो आंसर है वो आप मुझे कमेंट में लिखोगे, इसका आंसर कितना है आपके पास। ठीक, तो चलिए इसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल। ठीक है, तो समांतर प्लेट संधारित्र की क्षेत्रफल, प्लेट का क्षेत्रफल दे रखा है आपको। ठीक है, तो मैं सीधे बोलता हूं कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर में बदलो इसे, तो क्या हो जाएगा 40 गुणा गया 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। पता है ना -4 कैसा है, सेंटीमीटर होता है 10⁻² मीटर, और सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10⁻² का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻4, क्या हो जाएगा 10⁻⁻4। तो इस तरीके से आप 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर लिखोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 40 गुणा के 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। अगला क्या बोल रहा है कि तथा दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E इक्वल टू आपको दे रखा है कितना, 50 न्यूटन पर कूलम। ठीक, तो प्रत्येक प्लेट पर आवेश की गणना कीजिए। आपको क्या निकालना है कि प्रत्येक प्लेट पर आवेश की मात्रा निकालनी है। आपको दे क्या रखा है, ए और ई दे रखा है। ठीक है, और ए और ई की सहायता से आपने क्या निकालना है, आवेश की मात्रा अर्थात क्यू निकालना है। ठीक है, बस इतना ही आपको दे रखा है। तो आप इसे किस तरीके से निकाल सकते हो, देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा एक सूत्र निकालना पड़ेगा जो Q का संबंध A और E के साथ दर्शाए। Q का संबंध A और E के साथ दर्शाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो समांतर प्लेट पट संधारित्र बोल रखा है, तो इसका मतलब समांतर पट संधारित्र का सूत्र यहाँ पे आएगा कहीं ना कहीं पे। तो समांतर पट संधारित्र का सूत्र क्या होता है, C इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। यही होता है, जहां पर A क्या होता है, प्लेट का क्षेत्रफल। A तो आ गया है ना, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र ये तो होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो इसमें A तो आ गया, D क्या होता है, प्लेटों के बीच की दूरी। अब आप देखो कि माना कि इस जो ये संधारित्र है, इस संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर अगर क्या है, भी है, विभवांतर भी है, तो आवेश निकल जाएगा। आवेश क्या होगा, Q इज इक्वल टू क्या होता है, CB। तो इस C की वैल्यू आप यहां पे रख दो, C की वैल्यू यहां पे रख दोगे तो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू B। देखो A आ गया है ना। अब E लाना है, E मैं कैसे ला सकता हूं, देखो यहां B है ना, इस भी को अगर मैं एलिमिनेट कर दूं E के साथ, तो भी का संबंध वैद्युत क्षेत्र तीव्रता के साथ होता है कुछ। ठीक है, तो उसके साथ अगर इसको चेंज कर दूं तो यहां पर E आसानी से आ सकता है। तो कैसे लिख सकते हैं हम, देखो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D V और E का क्या संबंध है आपस में, E इज इक्वल टू होता है V अपॉन D। E इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन D। तो आप क्या करोगे, V की जगह पे क्या लिख सकते हो आप, ED लिख सकते हो। ये D इधर चल जाएगा तो E, ये T अगर यहाँ चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, E इंटू D। D से D कट गया। ठीक है, D से D कट गया, तो अब देखो Q इज इक्वल टू क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट A E आ गया। देखो A में भी आ गया, E में भी आ गया। अब Q निकालना है, अब आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखो क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। A कितना दे रखा है, 40 गुणा गया 10 की घात -4। E कितना दे रखा है, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता 50 गुणा 50। ठीक है, तो इस कैलकुलेशन को आप पूरा करोगे। ठीक है, तो इस कैलकुलेशन कैसे करोगे, 8.85 का मल्टीप्लाई करोगे 5 चौकू 20। ठीक है, किसके साथ, 40 गुणा गया 50 ऐसे करके, गुणा 10 की घात -12 -4। और इसको आप क्या करोगे, इस पूरी कैलकुलेशन को, ये वाला जो टर्म है इसको सॉल्व करोगे और इसको आपस में गुणा करोगे। तो गुणा करके जो टोटल आएगा, मैं लास्ट में करा रहा हूं, आप इसे सॉल्व करोगे। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो और ज्यादा लंबा निकल जाएगा, है ना। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये क्या हो जाएगा, 1.77 इंटू 10 टू द पावर -12। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा कूलम। इतनी आवेश की मात्रा आप निकाल लोगे। ठीक है, प्रत्येक प्लेट पर आवेश की मात्रा या आवेश की गणना हम इस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब इसके बाद चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। वो क्वेश्चन क्या है आपके पास, देखो क्वेश्चन दे रखा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल दे रखा है। ठीक है, तो प्लेट का क्षेत्रफल दे रखा है कितना, A इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको भी आप फिर से वही मीटर स्क्वायर में बदलोगे तो 100 गुणा आ गया 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर है। दोनों प्लेटों के बीच अंतराल 0.025 मीटर है ना, कितना बोल रखा है, 0.025 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर बोल रहा है। ठीक है, तो 0.025
सेंटीमीटर है। दोनों प्लेटों के बीच का अंतराल मतलब दूरी दे रखी है स्मॉल डी, कितना दे रखा है 0.025 सेंटीमीटर। तो इसको अगर आप मीटर में बदलोगे तो क्या हो जाएगा 0.025 गुणा 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, तो ये आपके पास निकल गया स्मॉल डी। यदि संधारित्र को 3.54 माइक्रोकुलाम आवेश दिया जाए, कि आप क्या कर रहे हो कि इस संधारित्र को अगर 3.54 माइक्रोकुलाम का आवेश दे रहे हो, ठीक है, कि Q इक्वल टू अगर आपने इसको क्या दे दिया 3.54 माइक्रोकुलाम, ठीक है, इस माइक्रोकुलाम को कुलाम में बदल दो तो 3.54 गुणा 10⁻⁻6 कुलाम आवेश दिया जाए तो इसकी प्लेटों के बीच कितना विभवांतर होगा। विभवांतर निकालना आपने इसकी प्लेटों के बीच। पहला क्वेश्चन, यदि प्लेटों के बीच का अंतराल बढ़ाकर 0.05 सेंटीमीटर कर दिया जाए तो नया विभवांतर क्या होगा। तो पहला पार्ट करते हैं हम इसका, ठीक है, ये तो दूसरा पार्ट है ये वाला, ठीक है, तो ये दूसरा पार्ट है, इसको तब करते हैं, पहला पार्ट करते हैं इसका। ठीक, तो देखिए आप किस तरीके से हम इसका विभवांतर को निकाल सकते हैं। अब देखो ए आपके पास दे रखा है, डी आपके पास दे रखा है, ठीक है, आपने क्या करना है, क्यू आपके पास दे रखा है और आपको क्या निकालना है, विभवांतर निकालना है। अब देखो विभवांतर V इक्वल टू क्या होता है, Q/C होता है ना विभवांतर। संधारित्र की समांतर प्लेट संधारित्र दे रखा है तो समांतर प्लेट संधारित्र के लिए क्या होता है, V इक्वल टू Q/C, धारिता C। ये C हमें दे रखा है या कहीं इसमें नहीं दे रखा है, यहाँ इसमें कहीं पे है ही नहीं दे रखा, तो वो निकालते हैं पहले, ठीक है, आवेश तो आपको दे ही रखा है तो C निकालते हैं। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र C इक्वल टू क्या होता है, ε0A/d, ε0A/d। तो ε0 की वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू ए आपको दे रखा है 100 गुणा गया 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय डी कितना है 0.025 इंटू 10⁻⁻2, ये आपके पास दे रखा है। इसको अब आप सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, देखो 100 का गुणा अगर 8.85 के साथ करोगे तो 885 मतलब 885 आ जाएगा, गुणा 10⁻⁻12 -4 हो जाएगा 10⁻⁻12 -4 डिवाइडेड बाई 0.025 इंटू 10⁻⁻2, ठीक, और ये हो जाएगा 885 बटे, अगर मैं इसको 0.025 को अगर 25 लिखूं तो इसका मतलब मैंने यहां क्या किया है, 1000 का गुणा किया है ऊपर नीचे, तो यहां क्या हो जाएगा 10⁻³ आ जाएगा ऊपर, ठीक है, गुणा 10⁻12 -4 -16 हो गया बटे 10⁻², ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे, इसको अब आप सॉल्व कर दोगे तो सॉल्व करके इसको काट के जो आपके पास आएगा टोटल वो क्या आएगा 3.54 इंटू 10⁻⁻10 फैरेड आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर देना, ये क्या हो जाएगा 3 और -16 है तो -13, ये ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा -11 और -11 है, फिर उसके इसको जब आप सॉल्व करोगे तो -10 में आ जाएगा, 10⁻⁻10 में आ जाएगा, 3.54 इन 10⁻⁻10 फैरेड आपके पास धारिता आ गई। सी निकल गया। अब सी निकल गया तो आप क्या कर सकते हो, विभवांतर निकाल सकते हो। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा Q/C। Q कितना था, Q था आपके पास 3.54 इन 10⁻⁻6, यहाँ पे रख दोगे आप 3.54, यहाँ हो जाएगा 3.54 इन 10⁻⁻6 और C कितना निकला था 3.54 इंटू 10⁻⁻10, तो ये आपने यहाँ पे रख दिया 10⁻⁻10। तो इसको सॉल्व करोगे तो इससे कट गया, तो ये क्या हो जाएगा V इक्वल टू 10⁻⁻6 प्लस 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻4। V इक्वल टू क्या हो जाएगा 10⁻4, तो V इक्वल टू यहाँ पे निकल गया 10⁻4 वोल्ट। ठीक, ये पार्ट हो गया विभवांतर ज्ञात, क्या होगा इसका विभवांतर, ये निकाल दिया आपने। अब क्या बोल रहे हैं कि यदि इस प्लेट को, क्या बोल रहे हैं, यदि प्लेटों के बीच अंतराल बढ़ाकर 0.05 सेंटीमीटर कर दिया जाए। देखो अब क्या बोल रहा है कि प्लेटों के बीच अंतराल को बढ़ाकर 0.05 सेंटीमीटर कर दिया जाए,
तो 0.05 सेंटीमीटर कर दिया जाए। अब पहला कितना था 0.025। तो इन दोनों के बीच में क्या अंतर है? देखो इन दोनों के बीच में अगर आप अंतर देखोगे तो ये वाली जो दूरी है 0.05 ये डबल है किसकी 0.025 की, तो 2 गुनी है। दूरी को अगर आप 2 गुना कर दोगे, दूरी को 2 गुना कर दिया आपने, इसका मतलब तो दूरी को अगर आप क्या कर दोगे 2 गुना कर दोगे तो धारिता आधी हो जाएगी। दूरी को 2 गुना कर दोगे तो धारिता आधी हो जाएगी, और धारिता अगर आधी हो जाएगी तो धारिता आधी हो जाएगी तो इसका मतलब विभवांतर 2 गुना हो जाएगा। विभवांतर कितना हो जाएगा 2 गुना। तो विभवांतर 2 गुना हो जाएगा का मतलब है कि V इक्वल टू शुरुआत में आपके पास आया था 10 की घात 4 वोल्ट, या मैं बोलूं 1 गुना 10 की घात 4 वोल्ट। तो आपने दूरी को डबल कर दिया तो विभवांतर भी डबल हो जाएगा, मतलब 2 गुना आ गया 10 की घात 4 वोल्ट हो जाएगा। तो आया आपकी समझ में? तो अतः डबल करने पर आ जाएगा आपके पास 2 गुना 10 की घात 4 वोल्ट विभवांतर। ठीक है, तो ये थे आपके पास टोटल 5 क्वेश्चन इस वीडियो के अंतर्गत। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो बोर्ड एग्जाम में कई बार आते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज की यह वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी, और जो न्यूमेरिकल मैंने आपको कराए हैं वो भली भांति आपको अच्छे से आ गया होगा। यदि इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी पॉइंट आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया, क्वेश्चन को समझने में कोई कठिनाई हो रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ सकते हैं, या मेरा नीचे ईमेल आईडी दी है उस पर भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।